हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आपके सामने आ गया हूँ प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इस सीरीज के अंदर हम ये सारे सेशंस कवर करेंगे। इसमें से हमने कैलकुलस कवर कर लिया है, कैलकुलस एंड वेक्टर्स कवर कर लिया है, लॉज ऑफ मोशन हम कवर कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लॉज ऑफ मोशन का ही एक सेगमेंट जो कि फ्रिक्शन है, इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि फ्रिक्शन में क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एनएससीजीएस रैंकर्स बैच के बारे में। तो ये बैच ऐसा बैच है जिसमें हम एनएससीजीएस 2024 की तैयारी करा रहे हैं। ये बैच 8 अप्रैल को स्टार्ट हो गया है और इस बैच के जो सेलियंट फीचर्स है वो क्या है। इस बैच में आपको 150 प्लस लाइव सेशंस मिलेंगे, जिसमें कि 2 फिजिक्स के सेशन, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के सेशन पर वीक होंगे। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम ज्यादा क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेबस ऑफकोर्स हम लोग कवर करवा देंगे। रेगुलर टेस्ट यू विल बी गेटिंग एज पर दी एनएससीजीएस पैटर्न। ठीक है, जो टीचर्स हैं उनकी मेंटरशिप और गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। हम आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि जितने भी बच्चे इस बैच में एनरोल होंगे उनको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और इस ग्रुप के अंदर आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो जिसका जवाब दूसरे स्टूडेंट्स देंगे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब कोई स्टूडेंट नहीं दे पा रहा है तो आप टीचर्स को भी टैग कर सकते हो, टीचर्स भी इन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करेंगे। सैम कौन होता है? सैम इज स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर। सो देयर विल बी अ पर्सन इन वेदांतु हु वुड बी योर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि अगर आपको वेदांतु में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनको बताएंगे और ये फिर आपको वेदांतु में सही टीम के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। आपको तत्व मिलेगा, तत्व होते हैं जो मटेरियल हम यूज करते हैं, उसको हम तत्व कहते हैं। तो आपको सॉफ्ट कॉपीज मिलेंगी, माइंड यू, आपको सॉफ्ट कॉपीज मिलेंगी। और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो होगा इंग्लिश, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, इस बैच की प्राइस क्या है? तो इस बैच का जो प्राइस पॉइंट है ये है 4444 रुपीज। बट ये कोड वीओएस प्रो कोड यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद इस बैच की जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप टू सी मेनी ऑफ यू इन दिस बैच। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये बैच ज्वाइन कैसे करोगे? तो बच्चों इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है जिनके ऊपर आप क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन आवर टुडेज एकेडमिक पार्ट। ठीक है, तो हमने अभी तक न्यूटन्स लॉ में क्या क्या कवर किया है? हमने ये सारी चीजें कवर कर ली है, ये सारी चीजें कवर कर ली है। और आज के सेशन में हम फ्रिक्शन की बात करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फ्रिक्शन के बारे में बात करने के लिए पहले हम एक सिचुएशन देखते हैं और सिचुएशन में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज ये एक ग्राउंड है। ठीक है, तुम्हारे कमरे का फ्लोर ही मान लेते हैं इसको। और मान लेते हैं कि इस फ्लोर के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कोई टेबल मान लो, या चलो बॉक्स ही मान लो कोई। ठीक है, जिसको हम पेटी भी कहते हैं हिंदी के अंदर। मान लो एक पेटी रखी हुई है, एक अलमीरा मान लो। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ा अभी नहीं है, सपोज हमने इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करा विच इज नॉट टू लार्ज। ठीक है, इमेजिन करो कि एक पेटी है, एक हैवी बॉक्स है, तुम उसको शिफ्ट करने के लिए उसको हल्का सा पुश कर रहे हो। यू डोंट रियली बिलीव और यू डोंट रियली थिंक कि हल्का सा पुश करने पर ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, डू यू? ठीक है, इमेजिन करो। ठीक है, एक हैवी ब्लॉक पेटी को तुम पुश कर रहे हो, या एक अलमीरा इमेजिन कर लो। ठीक है, हाँ, अलमीरा का साइज ऐसा मान लेते हैं कि उसके टॉपल होने के, उसके लुढ़कने के चांस नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो हम जब उसको पुश करेंगे वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू मूव ऑन द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। लेकिन ऐसा क्यों? ठीक है, मतलब कि ये मूव क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि न्यूटन्स लॉ हमें बताते हैं कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, या रादर अगर बॉडी पर नेट फोर्स लगेगा तो वो मूव करना चाहिए। तो हमने फोर्स लगा तो दिया, फिर भी ये मूव नहीं कर रहा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो यही कहता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि अगर आप इस फोर्स को बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो और बढ़ा दो, तो कभी ना कभी तो ये ब्लॉक मूव कर ही जाएगा। मतलब कि अगर हम फोर्स को बढ़ाते चले जाए, ठीक है, तो एक थ्रेशहोल्ड क्रॉस होने के बाद ब्लॉक मोशन स्टार्ट कर देता है। तो ये जो एवरीडे लाइफ का हमारा एक्सपीरियंस है, बहुत ही सिंपल सा जो एक्सपीरियंस है, बहुत ही सिंपल सी जो ऑब्जर्वेशन है, इसको अगर हम फिजिक्स के नजरिए से देखकर एनालाइज करने की कोशिश करें, ठीक है, बाय यूजिंग दी आवर नॉलेज ऑफ न्यूटन्स लॉ, देन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स विल कम टू लाइट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शुरू में फोर्स लगा रहे हैं तो ये मूव नहीं कर रहा है। इसका ऑब्वियस मीनिंग ये है कि इस बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, जबकि हम फोर्स लगा रहे हैं फिर भी जीरो है। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब कि एक ही पॉसिबिलिटी दिमाग में आती है कि इसके ऊपर पीछे की तरफ भी कोई ना कोई फोर्स लग ही गया होगा, जो कि ग्राउंड ने लगा दिया होगा। ठीक है, इमेजिन कर सकते हो। और यही फोर्स होगा जो कि हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, जिसकी वजह से मोशन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
लेकिन एक और ध्यान देने वाली बात है कि मैं जब फोर्स बढ़ा रहा हूं तब भी नेट फोर्स जीरो है। मतलब मैंने फोर्स लगाया, ग्राउंड ने उसे बैलेंस कर दिया, ब्लॉक मूव नहीं करा। ठीक है, मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे भाई, मैंने फोर्स लगाया, ब्लॉक मूव नहीं करा, मैं और फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, ग्राउंड तो अपना फोर्स लगा चुका था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ग्राउंड को बीट करने के लिए मैं अपना फोर्स बढ़ा देता हूँ। ब्लॉक तो फिर भी मूव नहीं करा। तो इसका मतलब ग्राउंड ने भी अपना फोर्स बढ़ा दिया। ठीक है, और मैंने और बढ़ाया तो ग्राउंड ने अपना फोर्स और बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन ऐसे करते करते जब मैंने एक सर्टेन वैल्यू को क्रॉस करा तो ग्राउंड अपना फोर्स और नहीं बढ़ा पाया और ब्लॉक का मोशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से एक तो ये बात समझ में आती है कि ये जो फोर्स है फ्रिक्शन का, ठीक है, ये अपनी वैल्यू को अप्लाइड फोर्स, या ये यूं कह लेते हैं कि वो फोर्स जो मोशन कराने की कोशिश करेगा उस फोर्स के बराबर रखने की टेंडेंसी रखता है। मतलब इसकी कोशिश होती है कि अप्लाइड फोर्स को नलीफाई कर दे, और अपनी इस कोशिश में फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एक सर्टेन लेवल तक, एक सर्टेन लिमिट तक लेके जा सकता है। ठीक है, और वंस दैट लिमिट इज क्रॉस्ड देन द मोशन बिगिंस। तो यहां तक की बातें बताओ बच्चों, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि अगर एक ब्लॉक एक सरफेस पे रेस्ट पे है, या यूं कह लेते हैं कि अगर दो सरफेसेस हैं जिनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, समझ में आ रहा है ना? जैसे इन दोनों, ये जो ब्लॉक की बॉटम मोस्ट सरफेस थी और जो टेबल की जो टॉप लेयर थी, ठीक है, ये जैसे मैं इनको अलग अलग कलर में दिखाता हूँ, इनके बीच में अभी कोई मोशन नहीं था। हमने फोर्स लगा के इनमें मोशन कराने की कोशिश करी, तो फ्रिक्शन ने क्या किया? फ्रिक्शन ने डेवलप होकर इस मोशन को खत्म करने की कोशिश करी, और फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये एडजस्टमेंट एक सर्टेन लिमिट तक हो सकता था। इस लिमिट को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बार जब जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ब्लॉक को रेस्ट पे बनाए रखने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए, वो वैल्यू जब लिमिटिंग से ज्यादा होने लगेगी तो फ्रिक्शन फेल हो जाता है, यानी कि वो ब्लॉक को रेस्ट पे नहीं रख पाता, अब ब्लॉक मोशन करने लगता है। फ्रिक्शन अभी भी लगता है, लेकिन अब फ्रिक्शन का नेचर बदल चुका होता है। अब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक की जो मैंने बातें बताई है, मैं उनको अगर समराइज करूं, ठीक है, तो अब उनको अगर मैं समराइज करूं तो फ्रिक्शन जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि फ्रिक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फ्रिक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये होते क्या क्या है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है ये मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ बच्चों आपको। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, सो दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू surfaces. Okay, with no relative motion between them. ठीक है, मतलब कि जब तक स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुई है उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी लिखना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मतलब स्टैटिक के बारे में और चीजें लिखेंगे, पीछे जाके लिखेंगे, साथ में हम काइनेटिक के बारे में भी लिखते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between two surfaces when relative motion have begun. Okay, when relative motion has begun, that is the surfaces have begun to slip on each other. ठीक है, relative motion has begun. ठीक है, और इसको और थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं, that is when surfaces has have started to slip on each other, that is surfaces have started to slip on each other. ठीक है, इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख ली कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख ली कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक और बात लिखते हैं जो मैं पहले भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन में बताई है, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट्स अ सेल्फ सेल्फ एडजस्टिंग क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है और अपने आप ही करता है। इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है और इस तरह से करता है कि अप्लाइड फोर्स को नलीफाई कर सके।
ठीक है, सो इट्स अ सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स. इट ट्राइज इट ट्राइज टू कैंसल आउट द फोर्स which is trying to cause the motion. It tries to cancel out the force, okay, that is trying to cause the motion. ठीक है, तो इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स विच ऑल्सो मीन्स दैट इट इज अ वेरिएबल फोर्स. ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, अनलाइक अनलाइक बोल रहा हूं, लाइक नहीं बोल रहा हूं, अनलाइक स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, के एफ लिख देता हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन हैज अ फिक्स्ड वैल्यू. मतलब कि ये चेंज नहीं होता, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे अपनी वैल्यू को चेंज करता है, ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, ये जितना लग रहा है उतना लगता रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड विथ विच द टू सरफेसेस आर मूविंग ओवर ईच अदर. मतलब एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो गया, तो मोशन स्टार्ट होने के बाद जो फ्रिक्शन लग रहा है वो उतना ही रहेगा, चाहे तेज मोशन स्टार्ट क्यों ना हो जाए. मतलब कि कितना तेज सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है, उसका इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये फिक्स होती है. तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो बात करेंगे अभी, लेकिन ये वेलोसिटी पे तो डिपेंड नहीं करती है. इफ द वेलोसिटी इज नॉन जीरो, द नेचर ऑफ फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक एंड द वैल्यू विल बी फिक्स्ड. ठीक है, जो जो कि स्टैटिक के साथ नहीं है. स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट चेंजेस इट्स वैल्यू. ठीक है, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात हमें लिखनी चाहिए. द मैक्सिमम वैल्यू that static friction can achieve, that static friction can achieve is called limiting friction, is called limiting friction or limiting value of static friction. ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन उस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, तो आई होप आपको काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं ये समझ में आए होंगे. अब इसी बात को मैं एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. ठीक है, सपोज हमने एक सिचुएशन क्रिएट करी जिसमें कि एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हमने. ब्लॉक का मास 10 kg ले लेते हैं और हमने फोर्स अप्लाई करा. सपोज ये फोर्स 2T था. ठीक है, सपोज ये फोर्स 2T था एंड लेट्स से वी ऑब्जर्व, मतलब फोर्स 2T देने का मतलब ये है कि फोर्स समय के साथ बढ़ता जा रहा है. विद पैसेज ऑफ टाइम द फोर्स इज इंक्रीजिंग एंड हमने ये ऑब्जर्व करा दैट नो मोशन टिल, लेट्स से नो मोशन टिल 20 seconds. ठीक है, एंड देन फॉर टी ग्रेटर देन 20 seconds, ठीक है, ब्लॉक बिगिंस टू स्लिप. ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन देख के अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है वो बताओ. ठीक है, इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है. ठीक है, क्या कहोगे बच्चों, डायरेक्टली आंसर कर सकते हो क्या? जब ये 220 सेकंड्स तक मूव नहीं कराए तो 20 सेकंड पे हमने जो अप्लाइड फोर्स लगा रखा होगा वो 40 न्यूटन का लगा रखा होगा. ठीक है, तो जैसे ही अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन को क्रॉस कर रहा है वैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया. तो यानी कि 40 न्यूटन जो होगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा. देखो आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा दैट इज 40 न्यूटन इन दिस केस. ठीक है, अच्छा मैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में एक पॉइंट और लिखवाता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से या तो कम ही होती है या फिर उसके इक्वल होती है. ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर ये दोनों वैल्यू इक्वल दी जाती है और डिफॉल्ट भी हमें यही मानना होता है कि अगर कुछ नहीं बताया गया है कि दोनों की वैल्यू कितनी है, केवल हमको ये बताया गया है कि एक फ्रिक्शन इतना है तो हम दूसरा भी उसके बराबर मान लेते हैं. तो डिफॉल्ट सिचुएशन में हम दोनों को इक्वल मानते हैं, लेकिन देयर विल बी सम क्वेश्चंस इन व्हिच दीस टू विल बी गिवन डिफरेंट वैल्यूज एंड इन दैट केस द काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू. ठीक है, तो ये एक बात हो गई फ्रिक्शन को लेकर. ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में सपोज क्वेश्चन हमसे कहता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, सपोज क्वेश्चन कहता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, लेट्स से दिस इज 30 न्यूटन. ठीक है, तो फाइंड एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन आफ्टर टी ग्रेटर देन 20, क्योंकि हम कह रहे हैं 20 सेकंड में मोशन स्टार्ट हो गया. तो ये जो सेकंड पार्ट है ये देखो कैसे करेंगे. सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे करता हूँ. तो सेकंड पार्ट के लिए हम कहेंगे कि भाई एफबीडी बना लो ब्लॉक का. ठीक है, तो ब्लॉक के एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे?
एक आगे की तरफ फोर्स आ जाएगा 2T, ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स है। एक पीछे की तरफ आ जाएगा फ्रिक्शन, जो कि काइनेटिक नेचर का होगा, यानी कि वो 30 न्यूटन का होगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा 2T - 30, इसको हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2T - 30 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 2T by 10 minus 3. So this will be the acceleration, but this will be applicable after t greater than 20 seconds. ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो यहाँ तक आ रहा है कि समझ में एवरीवन क्लियर है? तो ये ना सब है ना, हाँ। तो देख लो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स। ठीक है, हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, मतलब कि डिपेंड किस पे करता है वो बताएंगे, लेकिन जो सबसे कॉमन अजम्पशन होता है पहले उसको रूल आउट करते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या मतलब है इस बात का? तो मतलब मैं समझाता हूँ। ठीक है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, एंड सपोज इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था जिसपे ए लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, दिस इज वन सिचुएशन। ठीक है, एंड फिर हमने इसी ब्लॉक को ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दिया है। देखो आ रहा है कि समझ में? ठीक है, इसी ब्लॉक को हमने ऐसे खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो, इस केस में सपोज हमें F=F1 चाहिए मोशन कराने के लिए, या लिमिटिंग फ्रिक्शन सपोज F1 है। तो इस केस में भी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो F1 ही होगा। मतलब हमने क्या किया दोनों केसेस में? एसेंशियल डिफरेंस किस बात का है? एसेंशियल डिफरेंस इस बात का है कि हम फर्स्ट केस में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको ज्यादा रखे हुए हैं, और सेकंड केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम या ज्यादा करने से फ्रिक्शन चेंज नहीं होता है। सो दैट इज पॉइंट नंबर वन। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर टू, ये तो हमने बात कर ली कि किस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब किस पे डिपेंड करेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा उस पे आएगा कि इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेस, बिटवीन द टू सरफेस। इट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स लिख देता हूं मैं, डिपेंड्स ऑन, मिटा देते हैं इसको, चलो। डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू surfaces। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है, और फाइनली और किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द टू सरफेसेस पे। ठीक है, अब मैं इनके ऊपर कमेंट करता हूँ। पहले नॉर्मल फोर्स के ऊपर कमेंट करते हैं। तो बच्चों ये बताओ जरा कि सपोज तुम एक टेबल को खिसकाना चाहते हो, तुमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, टेबल खिसक रही थी, फिर तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन ब्रदर आके उस टेबल के ऊपर बैठ गया। ठीक है, विल यू स्टार्ट फीलिंग डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस द टेबल नाउ? ठीक है, जैसे ये टेबल है, मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ फोर्स लगा के, लेकिन कोई आके इस टेबल पे बैठ जाए ना तो मेरे लिए शिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब कोई आके इसके ऊपर बैठा तो इसके और सरफेस यानी कि ग्राउंड के बीच में जो नॉर्मल फोर्स था वो बढ़ गया क्या? ठीक है, जैसे अभी जो नॉर्मल फोर्स है टेबल का, टेबल के ऊपर जो ग्राउंड ने लगा रखा है, वो नॉर्मल फोर्स इसके वेट के बराबर है। अब कोई और भी इसके ऊपर आके बैठ जाएगा तो वो नॉर्मल फोर्स दोनों के वेट के बराबर हो जाएगा, दोनों के वेट के सम के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए अगर एक टेबल पे एक बंदा बैठा हो तो फिर हमें दिक्कत होती है उस टेबल को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस का क्या मतलब हुआ? कि सपोज इसी टेबल को मैं ग्लास पे स्लाइड कराने की कोशिश करूं और वुड पे स्लाइड कराने की कोशिश करूं, दोनों में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ सरफेस चेंज होने से भी फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है ये प्रोपोर्शनल है एन के, एंड वी कैन से फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू म्यू। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और ये म्यू के और म्यू एल अलग से डिफाइन होते हैं। म्यू के का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एल का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रिमेंबर स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, दे लाइक, दे आर नॉट टू डिफरेंट टाइप्स।
द द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो रिमेंबर दैट। तो बच्चों ये चीजें अब तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल, चलो मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे सपोज ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे हमने एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मास मान लेते हैं 4 kg है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे बता रखा है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 0.8 है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.6 है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि फाइंड लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लाइक हमने इधर से फोर्स लगा रखा है। ठीक है, तो हमसे बोल रखा है कि फाइंड लिमिटिंग एंड काइनेटिक वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों? ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एल इंटू एन। तो म्यू एल है 0.8 और एन हो जाएगा 40 kg। देखो आ रहेगा समझ में, इनटू मतलब। ठीक है, तो 0.8 तो ये हो जाएगा 32 न्यूटन। तो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ हाउ अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन? ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में बस म्यू चेंज होके म्यू एल हो जाएगा, म्यू के हो जाएगा। तो 0.6 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 24 न्यूटन। देखो आ रहा है कि समझ में मतलब कि हमें अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया जाए और अगर हम नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारा काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में नॉर्मल कितना लिया है मैंने? इस क्वेश्चन में जो नॉर्मल है वो 4 kg के ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। सोच के देखो। ठीक है, ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल ये ऊपर की तरफ लगेगा और इसका खुद का वेट नीचे की तरफ लगेगा। और कोई फोर्स है नहीं, तो इसका मतलब नॉर्मल जो होगा वो mg के बराबर होना ही चाहिए। देखो यहां तक समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, अब हम एक डिफरेंट केस ट्राई करते हैं। इस डिफरेंट केस के अंदर मैं फोर्स को थोड़ा सा इंक्लाइन करके देखता हूँ कि क्या होता है। सपोज हमने वापस से सेम मास का ब्लॉक ले लिया। हमने यहाँ पे कितना 4 kg का ब्लॉक लिया था, तो सपोज मैंने यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक ले लिया है। एंड लेट्स से द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग नाउ इज एक्चुअली इंक्लाइन, लाइक लेट्स से ये 40 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया है और सपोज करो ये 37 डिग्री पे लगा दिया है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है ये बताओ और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है ये बताओ। ठीक है, इसमें अगेन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू वापस पिछले क्वेश्चन वाली ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी 0.8। ठीक है, तो 0.8 ले लेते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इसको 0.6 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है देखो। तो इस क्वेश्चन में बच्चों जो नॉर्मल फोर्स है वो 40 न्यूटन नहीं होगा। नोटिस करो कि जब मैं ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा, ठीक है, मैं ग्राउंड से एक नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करूंगा, इसको N1 मान लेते हैं। मैं इसका खुद का वेट ड्रॉ करूंगा जिसको 40 न्यूटन मान लेते हैं। और ये जो 40 न्यूटन का फोर्स है मैं इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाऊंगा जो कि बनेगा 40 cos 37। तो ये हो जाएगा 40 इंटू cos 37। cos 37 होता है 4/5। तो ये हो जाएगा कितना? 32 न्यूटन का। ठीक है, सिमिलरली एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा जो कि बनेगा 40 sin 37। तो ये होगा 40 इंटू 3/5। तो ये बन जाएगा 24 न्यूटन का। ठीक है, तो अब नोटिस करो कि वर्टिकल डायरेक्शन में देर आर ओनली टू फोर्सेस। सो N1 प्लस 24 जो है ये 40 के बराबर होना चाहिए, यानी कि N1 की वैल्यू जो है वो 16 आएगी। एंड देयरफॉर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, ठीक है, वो आएगा 0.8 इंटू 16। कितना हो गया ये? तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 128 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 12.8 दैट मीन्स। ठीक है, और इसी तरीके से जो काइनेटिक वैल्यू आएगी वो 0.6 इंटू ये 16 कहाँ से पकड़ा? हाँ, 0.6 इंटू 16 हो जाएगी। ये मैं थोड़ा बच्चों गलत लिख दिया, डिस्ट्रैक्टेड था। हाँ, 0.6 इंटू 16 हो जाएगी। तो ये कितना हुआ? ये हो जाएगा 9.6 न्यूटन। तो देखो सेम ब्लॉक है, सेम सरफेस है, लेकिन लिमिटिंग और काइनेटिक वैल्यू में फर्क आ गया। ये फर्क क्यों आया? क्योंकि हमने जिस तरीके से फोर्स लगाया था उससे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती थी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक ध्यान देने वाली बात है कि इस तरीके से चीजें बदल सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं, एक काइनेटिक एक स्टैटिक। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ये क्वेश्चन में हमें गिवन होता है और इसको देखकर किस तरीके से हम लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को पता कर लेते हैं, ये मैंने आपको आज के सेशन में सिखाया है। अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा नेक्स्ट सेशन में बच्चों। ठीक है, आज के सेशन में बस मैं आपको इतना ही सिखाना चाहता था। नेक्स्ट सेशन में मैं इसको एक्सटेंड करूंगा और नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा डिटेल सेशन लेंगे जिसमें मैं फ्रिक्शन चैप्टर आपको अच्छे से कराऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड आई एम गोइंग टू सी यू अगेन इन नेक्स्ट सेशन of prayer series.
टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।